मध्य पूर्व में यहूदी वाली मुल्क इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया, यानी भारत की आज़ादी के लगभग 1 साल बाद। इजराइल बनने से पहले फिलिस्तीनी इलाके में यहूदी शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि वाकई इस्लामिक देशों की अनदेखी की वजह से भारत इजराइल के करीब आ गया है। नमस्कार, मैं शहबाज। इजराइल के गठन में अमेरिका और ब्रिटेन की अहम भूमिका रही। यहूदी मूल रूप से फिलिस्तीनी इलाके के थे, लेकिन 71वें ईस्वी में रोमन यहूदी युद्ध में उन्हें बेदखल होना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी वापस आने लगे, जबकि यहाँ अरब लोग रहते थे। अरबों के बीच डर पैदा होने लगा कि उनकी ज़मीन पर यहूदी बस रहे हैं। अरबों ने यहूदियों के आने का विरोध किया और उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र फ़लस्तीन की मांग की। लेकिन 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार के कारण उनका आना जारी रहा और 1940 के अंत तक फ़लस्तीनी आबादी में आधे यहूदी हो गए। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने समस्या को सुलझाने के लिए अगले 10 साल में अरबों के लिए एक मुल्क का गठन और यहूदियों के आने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार यहूदियों ने इसे नकार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर हो चुका था और उसे लगा ये समस्या अब उससे नहीं सुलझेगी। ऐसे में उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वही इस जटिल समस्या को सुलझाएं। इसका नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पास किया और एक यहूदी मुल्क बनाने का रास्ता साफ हुआ। मई 1948 में डेविड बेन गुरियन ने स्वतंत्र देश इजराइल की घोषणा की और वही इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। नए नवेले देश पर बनने के बाद ही मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लिबनान ने हमला कर दिया। अपने गठन के बाद से इजराइल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों से युद्ध में शामिल रहा। इजराइल बनने के बाद से मध्य पूर्व इजराइल और अरब के देशों के बीच जंग का मैदान हमेशा से रहा। उन्नीस 1947 में ब्रिटिश शासन के पहले पील कमीशन का गठन किया ताकि इसका समस्या को 2 मुल्कों का गठन कर सुलझाया जा सके, एक मुल्क अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। भारत ने इजराइल के बनने के तुरंत बाद एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में मान्यता नहीं दी थी। भारत इजराइल के गठन के खिलाफ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ वोट किया था। भारत के समर्थन के लिए मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने नेहरू को खत लिखा था, लेकिन नेहरू ने आइंस्टाइन के खत को भी नकार दिया था। आइंस्टाइन ने नेहरू को लिखे खत में कहा था, सदियों से यहूदी दरबदर स्थिति में रहे हैं और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लाखों यहूदियों को तबाह कर दिया गया है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एक सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नेता के रूप में मैं आपसे अपील करता हूं कि यहूदियों का आंदोलन भी इसी तरह का है और आपको इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। नेहरू ने आइंस्टाइन को जवाब में लिखा था कि मेरे मन में यहूदियों को लेकर व्यापक सहानुभूति है। मेरे मन में अरबों को लेकर भी सहानुभूति कम नहीं है। मैं जानता हूं कि यहूदियों ने फ़लस्तीन में शानदार काम किया है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, इतना होने के बावजूद अरब में यहूदियों के प्रति भरोसा क्यों नहीं बन पाया। आखिरकार 17 सितंबर 1950 को नेहरू ने इजराइल को मान्यता दे दी। नेहरू ने कहा था कि इजराइल एक सच है। उन्होंने कहा था कि जब इसलिए परहेज किया गया था क्योंकि अरब देश भारत के गहरे दोस्त थे और उनके खिलाफ भारत बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। हाँ, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुई। भारत ने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इजराइल से दूरी बनाई रखी। भारत को 1947 में आज़ादी के बाद आर्थिक और विकास के लिए अमेरिका और यूएसएसआर दोनों की फंड की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ अपने गठन के बाद से ही इजराइल अमेरिकी खेमे में था। वहीं भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा था। ये नीति किसी भी खेमे में शामिल होने के खिलाफ थी। तब भारत का अरब वर्ल्ड से अच्छा संबंध था। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतें अरब वर्ल्ड से ही पूरा कर रहा था और बड़ी संख्या में भारत के लोग भी अरब के देशों में नौकरी कर रहे थे
और इन्हें भारत में विदेशी मुद्रा भेजने का अहम स्रोत माना जाता था। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी है और इजराइल से दूरी बनाए रखने में एक कारण इसे भी माना जाता है। लेकिन 1991 में खाड़ी के युद्ध के बाद स्थिति बदली और इजराइल मध्य पूर्व में एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। दूसरी तरफ शीत युद्ध के अंत के बाद भी दुनिया की तस्वीर बदल गई थी। तब तक भारत के सैनिकों को हथियारों की आपूर्ति सोवियत यूनियन से ही होती थी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद भारत को भी सैन्य आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। तब इजराइल और अमेरिका भारत की जरूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन भारत का संबंध अमेरिका के साथ शीत युद्ध से ही सामान्य नहीं था। अमेरिका की दोस्ती तब पाकिस्तान से थी, क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। ऐसे में भारत यूएसएसआर के पतन के बाद भी रशिया का करीबी रहा। तब भारत का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं था, जबकि इजराइल का अमेरिका से बहुत ही करीबी रिश्ता था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कम से कम 33 बार इजराइल के लिए किया है। इजराइल सैन्य हथियारों की आपूर्ति भारत में कर सकता था, लेकिन इसके लिए अमेरिकी मंजूरी जरूरी होती थी, क्योंकि दोनों देश मिलकर उत्पादन करते थे। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सुपर पावर के समर्थन की जरूरत थी। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा था और वो अमेरिका था। ऐसे में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने का फैसला किया और ये अमेरिका के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया कि भारत शीत युद्ध के बाद अपनी विदेश नीति की समीक्षा कर रहा है। दिलचस्प ये है कि अरब देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद अरब लीग से भारत को कश्मीर के मामलों पर समर्थन नहीं मिला। हमेशा इस मामले में अरब लीग पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा।